हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में देखेंगे हम गोवा के हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस जो कि है गोवा बिग फूड। तो हमको इस प्लेस में देखने को मिलेगा कल्चर, यहाँ की जो संस्कृति है। वीडियो पे बने रहिए और देखिए हमारे साथ में गोवा के हिस्टोरिकल प्लेस बिग फूड। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं आगे। पापा, ये लोकेशन कहाँ पड़ता है? ये लोकेशन है मडगांव के पास, जो कि हमको अभी ट्रेवल करना है 20 किलोमीटर समथिंग, तो 30 मिनट ट्रेवल टाइम रहेगा। अच्छा, अरे देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है। आसपास पहाड़ दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हाँ, बहुत अच्छा नज़ारा है। तो हमको वहाँ बिग फूड में क्या देखने को मिलेगा? बिग फूड में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो है गोवा का कल्चर के रिगार्डिंग कैसा रहन सहन था यहाँ का, और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी, कैसे लोग क्या क्या करते थे, सारा कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो उधर एक विलेज था। हाँ, विलेज टाइप में बना के रखा है, ये देखो। वेलकम टू बिग फूड गोवा। तो हम लोग गोवा के बिग फूड में पहुंच चुके हैं और देखेंगे अंदर गोवा के कल्चर के बारे में। तो इसके लिए एंट्रेंस फीस 150 पर पर्सन दिया गया है। तो हमारे दाईं तरफ एंट्रेंस है जहां पर टिकट मिलता है। टिकट हमारे दाईं तरफ लेना है। एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिग फूड भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा दिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण भी इस जगह का नाम बिग फूड पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है। अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुखदुम या देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर डीमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। ये डीमो नमस्ते, मैं दामिया हूँ, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों?
हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवावासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे दो मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। हिंदू आगे काष्टी अथवा लाइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहाँ तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, ताड़ से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देवाराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहां किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था। दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता उमोट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाई ओर टॉडी टेपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्क निकालता है। उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में हाथ दरांती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत पेणी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है, जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोड़गो कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है।
इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत पुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। पुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेनी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे। इनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि यात्रियों को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ हैं। आपकी दाईं ओर माचील है। आप उसमें बैठकर यह है पोंत बुक दिवाकर या गौ के मुंह का झरना। यहाँ पानी नहर से होकर गौ के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर भी उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे, जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। आपके पीछे है गोवा का चरवाहा, जिसे दंगर कहते हैं। ये सयाजी के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता था। उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब उसकी जरूरत पड़ती, खासकर खेतों में बीज बोने के समय या फसल काटने के समय, तब वो नीचे आकर किसानों की मदद करता। बदले में अपने उपभोग के लिए अनाज ले जाता था। दंगर हमेशा एक कंबल लेके चलता, जो वो पगड़ी या तौलिए के रूप में इस्तेमाल करता था। यहाँ की लोकप्रिय भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति और जगह का एक निगहबान फरिश्ता होता है। यहाँ सीढ़ी के बगल की जगह इस गांव के संरक्षक राखोंदार को समर्पित है। जब भी गांव वाले बाहर यात्रा करते तो अपनी और घर वालों की सलामती के लिए 7 दिए जलाते थे। उन दिनों राखोंदार को मिट्टी के घोड़े बेच चढ़ाते थे। आजकल अगरबत्ती और नारियल चढ़ाए जाते हैं। आप सीढ़ियाँ चढ़कर हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट की दुकान में जा सकते हैं, पर कृपया शीघ्रता से, क्योंकि कुछ ही मिनट में अगले भाग का दौरा शुरू होने वाला है। तो गाइस, अभी तक आप लोगों ने सुना जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी वो आईडियो की रिगार्डिंग थी। हर जगह पे ऑपरेटर अवेलेबल थे, बट यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है जो कि आईडियो ऑपरेट कर सके। तो हम लोगों को यहाँ देखकर ही समझना पड़ेगा क्या सिचुएशन रही होगी, कैसा क्या पिक बनाया है। तो ये तवेरना है जहाँ पर वाइन शॉप है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है दृश्य मिलता है देखने को। तो यहाँ पे जो है कुछ ढोलक बजाने वाले बैठे हैं और उनके सामने 3 महिलाएं हैं जो कि नृत्य कर रही हैं। तो ऐसा वेशभूषा वहाँ पे पहनावा रहा होगा और बजाने और डांस करने की सिचुएशन यहाँ पे देखने मिल रही है। बगल में देखते हैं जो कि इसी सिचुएशन की रिगार्डिंग है। एक महिला जो है अपने घर के सामने खड़ी हैं और उनके सामने 2 पुरुष डांस कर रहे हैं। तो ये दृश्य ऐसा लग रहा है कि आसपास जैसे कि घर जो भी रहे होंगे वो सामने देखने के लिए आते होंगे, जैसे कि डांस कर रही महिला और पुरुष हर घर जाकर डांस करते होंगे।
बालकनी से देखती बच्ची। और वेजिटेबल बेचने के लिए ऐसे लोग आते होंगे। ऊपर देखते हैं दीवार पर पेंटिंग की जा रही है। बगल में मंदिर है जहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है। बच्ची के हाथ में कुछ फ्रूट है और गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये लड़की जो है उस दृश्य को देख रही है जो सामने नृत्य हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन रही होगी। और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या देखने को मिलता है। अब ये सिचुएशन हम लोग देखकर कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। बाकी क्या रहा होगा वो तो आइडिया होता तब पता चलता। और बगल में देखने को मिल रहा है कुछ बर्ड्स हैं। ये क्या बर्ड्स हैं? कुछ बर्ड्स तो उनके साथ में मुर्गे हैं। बाकी ये दो कुछ इनसे बड़े साइज़ में हैं और अलग टाइप में लग रहे हैं। हमारी भी फ़ोटो ले लो, हम भी इनके साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है, क्या देखने मिलता है। अरे हाँ, यहाँ पे तो एक चीज़ छूट गई। ये कुम्हार कुछ बना रहा है, क्या बना रहा है पता नहीं। तो अब यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं लगी तो पढ़ सकें क्या बना रहा है। चलो मेरा भी वीडियो इनके साथ बना लो। और भाई कैसे हो, क्या बजा रहे हो और क्या सुना रहे हो? चलो जल्दी से सुनाओ, हम भी सुनेंगे। और हमारे दर्शकों को भी सुना दो, क्या सुना रहे हो? जरूर सुनाऊंगा, मैं तो यहाँ सुनाने के लिए ही बैठा हूँ। हाँ सुनाइए, मेरे दर्शक देख रहे हैं आपको, और जल्दी से सुनाइए। वाह 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 वाह, क्या बात है। बजता भी है क्या ये? रहने तो मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर गिव मी इम्पोर्टेंट टाइम। बजाते रहो। चलो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ भी कुछ म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा है। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये महिला अपने हाथ पे दीपक लेकर के डांस कर रही है। और अंदर में जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर के, अलग अलग तरीके के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं। गिटार है, वायलिन है और भी कुछ आइटम हैं देखने को मिल रहे हैं। तो अंदर जो है डांस प्रोग्राम चल रहा है, बाहर भी डांस प्रोग्राम चल रहा है। तो ये पूरा म्यूजिक प्रोग्राम है यहाँ पर भी। चलो देखते हैं आगे क्या देखने मिलता है। वाह, यहाँ पे तो चिड़ियाघर भी है, छोटा सा चिड़ियाघर जहाँ पे अलग अलग तरीके के बर्ड्स भी हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से बर्ड्स हैं यहाँ पे। पापा देखो कितनी प्यारी ब्लू बर्ड्स हैं। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ, बहुत प्यारे हैं। ये देखो कितना प्यारा बर्ड्स है। हाँ, ये ब्लैक और वाइट कलर का है तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। पापा देखो रैबिट। रैबिट भी है। वाव, कितना क्यूट है। ये पत्तियाँ खा रहा है। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या देखने मिलता है। और भी कुछ है देखने के लिए, तो चलते हैं। पापा ये क्या है? चलो देखते हैं। बिग फूट तो लिखा है दिस वे। तो हम लोगों को इस शीशे में देख रहे होंगे। हेलो, अब हम लोग यहाँ जानेंगे बिग फूट की हिस्ट्री। चलो यहाँ पर बैठकर सुनते हैं बिग फूट की हिस्ट्री क्या है। इन 8 तस्वीरों द्वारा चित्रित की गई कहानी में आपको चट्टान में पाए गए पग चिन्ह का नाम, इस जगह को पढ़ने की जानकारी मिलेगी। ये कहानी एक दौलतमंद आदमी महादर की है, जो दयालु और उदार था और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाना, कपड़ा और पैसे मांगते, क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक आदमी था खुरम, जिसने महादर का सारा धन चुराने की साजिश रची। उसने अपने ऊपर दुर्भाग्य आने का नाटक किया और महादर से मदद मांगी। महादर इतने दयालु थे कि उसे मना नहीं कर पाए, लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। वो और अधिक पैसे मांगते गया। महादर ने जो कुछ उसके पास था सब खुरम की मदद करने में लगाया। अंत में महादर के पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा। खुरम ने उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महादर और उसकी बीवी बेघर होकर सड़क पर उतर आए।
फिर एक दिन महादेव की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिनकी मदद करने के लिए महादेव ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, फिर भी उसकी मदद के लिए नहीं आई। उसकी पत्नी मर जाने से महादेव अकेला पड़ गया, लेकिन महादेव का विश्वास अटूट था। वो जगह जगह घूमकर जितना हो सकता लोगों की मदद करता। उसकी निर्भर स्थिति देख भगवान उन्हें सपने में दर्शन देकर पूछते हैं, क्या तुम खुरम से अपनी संपत्ति वापस हासिल करना चाहते हो? महादेव ने भगवान से खुरम को माफ करने की विनती करते हुए कहा कि वो अपने हाल में खुश है। उसके उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान ने महादेव को वरदान मांगने को कहा। तब महादेव ने भगवान से एक छोटी सी जगह मांगी, जहां वो खड़ा रहकर मानवता की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। महादेव की अधिक परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उन्हें एक गर्म चट्टान दिखाई। महादेव राजी खुशी उस चट्टान पे एक पैर पे खड़ा हो गया और कई सालों तक प्रार्थना की। उसकी आस्था से प्रसन्न होकर भगवान महादेव को स्वर्ग में ले जाते हैं, लेकिन उसके पैर के निशान उस चट्टान पे हमेशा के लिए छूट गए। इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। अगर आप गुफा में प्रवेश करें तो आप महादेव के पैरों के निशान पाएंगे। कथा अनुसार महादेव को वरदान के तौर पर जो कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अपनी मनोकामना को तब तक राज ही रखिए जब तक उसकी प्राप्ति ना हो। कृपया अपने जूते बाहर छोड़ें और अंदर प्रवेश करते वक्त सिर नीचे झुकाकर चलें। चाहे तो आप अगरबत्ती जला सकते हैं। अगरबत्ती आपको काउंटर पर प्राप्त होगी। धन्यवाद। इस टूरिस्ट प्लेस का नामकरण जो रखा गया है बिग फुट गोवा, तो बस इस कहानी से संबंधित है। बाकी जो भी आपने देखा इस टूरिस्ट प्लेस में, जो यहाँ का कल्चर के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, वो सब इसमें दर्शाया गया है। बाकी मेन उद्देश्य जो बिग फुट गोवा का नामकरण बिग फुट रखा गया उस इस कहानी से है। इस गुफा में आप देखेंगे बिग फुट, ये पदचिन्ह है जो आपने इस कहानी में देखा। चलो चलते हैं नेक्स्ट, अब देखने क्या मिलता है हम लोगों को। तो ये कुछ गुफा है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लायन है। इसमें क्या लिखा, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। शेर की दहाड़ की आवाज़ तो आई थी, बट शेर नहीं दिख रहा है। क्या है देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, केवल साउंड ही था क्या? किसी ने हमारे साथ एक प्रैंक किया। हाँ, मुझे भी लग रहा है। ये तो नहीं है।
यहाँ पे जो मूर्ति है वो एक ही पत्थर से तराश के बनाई गई है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है जो विश्व धरोहर में शामिल है। मीरा के माथे की बिंदी, बाहों में बाजूबंद, बालों में गजरा, हाथों में कंगन, ये बातें उसका भारतीयत्व अधोरेखित करती है। उसके बालों में सोने के फूल, सारे पर निशान उसे और भी अद्भुत जाने। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। इतनी ज़्यादा धूप होने के बावजूद भी हम लोगों को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा छाँव है, पेड़ पौधे हैं, तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। मध्य में महात्मा गांधी की स्टैचू, आसपास कुछ विख्यात लोगों की, जिसमें से फिल्म हस्तियों की हैं, क्रिकेटरों की हैं, बिजनेसमैन की हैं। तो ये है लास्ट फोटोग्राफी पॉइंट, जहाँ पे कुछ सेल्फी वगैरह ली जा सकती है। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा आता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बिग फूट गोवा? कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।